हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 के पार्ट के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर्स को देखेंगे, हल को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 45 पे दिए गए क्वेश्चंस को देखते हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, अब यहाँ पे पॉइंट्स में क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे आपको पूछा गया है कमरे के ताप पर द्रव होती है। सेकेंड पॉइंट पे पूछा, आप बताइए ऐसी कौन सी धातु है, ऐसा कौन सा मेटल है जो कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी। सेकेंड पॉइंट पे क्वेश्चन है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसा कौन सा धातु है, कौन सा मेटल है जिसे चाकू से हम काट सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पॉइंट का आंसर है। थर्ड पॉइंट है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है, ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो थर्ड पॉइंट का आंसर है सिल्वर। उसके बाद क्या हो जाता है? कॉपर। तो अगर बेस्ट पूछा जाए तो सिल्वर होती है, और सिल्वर तथा कॉपर 19-20 होता है, सिल्वर तथा कॉपर। थर्ड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे पूछा गया है ऊष्मा की कुचालक होती है, ऐसा कौन सा मेटल है जो ऊष्मा का कुचालक है, नॉन कंडक्टर है। देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हो जाएगा लेड तथा मरकरी Hg, जो कि मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, हमने अभी देखा था। वैसे ही ऊष्मा की कुचालक होती है कौन कौन? लेड Pb और Hg मरकरी। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन? आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। मतलब आघातवर्ध, हम जानते हैं कि धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, तन्य होती हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखते हैं आंसर को। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इसी गुण को, इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। मतलब हम उन्हें पीट कर क्या कर सकते हैं? पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। तो इसी क्वालिटी को, उनकी इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? आघातवर्धता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लेंगे सोना Au तथा चांदी Ag। सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। सबसे अधिक हो जाएगी सोना, उसके बाद क्या हो जाती है? चांदी। आघातवर्धता इनमें सबसे ज्यादा होता है। आगे है धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। देखो, पीट कर चादर में बदलने की गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धता कहते हैं, उनकी उस क्वालिटी को। और उन्हें तार के रूप में, पतले तार के रूप में बदलने की जो क्षमता होती है, उनमें पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, वो तन्यता कहलाती है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कौन सी धातु है? सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु मानी जाती है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 51 पर दिए गए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। मतलब हम सोडियम को यूं ही क्यों नहीं रख लेते हैं, मतलब रूम में ऐसे क्यों नहीं रखते हैं? क्या उसके पीछे कोई कारण है? उसको मतलब केरोसिन में डुबोकर ही क्यों रखते हैं? चलिए आंसर को देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इनमें वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेने की क्षमता होती है। ये वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती हैं। कौन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। हम अभी इसी चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं। ये ठंडे जल के साथ भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस उससे निकलती है वो जलने लगती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसे रूम में नहीं रखा जाता, ऐसे ही किसी प्लेस पे नहीं रखा जाता, क्योंकि ये आग कर लेती हैं, ज्यादा रिएक्टिव होती हैं ये मेटल्स। कौन कौन सी है? सोडियम है और पोटेशियम को भी बताया गया है सोडियम के बाद। आगे देखते हैं इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए।
यहाँ पे कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, उनके लिए हमें इक्वेशन लिखना है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाप के साथ आयरन, मतलब भाप के साथ आयरन कैसे अभिक्रिया करती है, उसके लिए हमें इक्वेशन देखना है। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है और रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आयरन लिया है सॉलिड स्टेट में, H2O है जो कि गैसियस स्टेट में है, क्योंकि भाप है तो उसे वो गैसियस स्टेट में, हम ये देखो उनका फिजिकल स्टेट दिखाया गया है कि वो किस स्टेट में है, किस स्थिति में है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3Fe लिया है और 4H2O है और टेंड्स टू है, मतलब रिएक्ट करके क्या हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 सॉलिड स्टेट में और हाइड्रोजन गैस 4H2 प्राप्त हो रहा है। ये है रिएक्शन फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट में पूछा गया आपको जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का रिएक्शन दिखाना है। चलिए सेकंड पॉइंट के लिए देखते हैं। पहले जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। देखिए हम देख रहे हैं कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ, यहाँ पे बताया गया है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, पोटेशियम की होती है पर इसकी धीमी होती है कैल्शियम की। देखते हैं इक्वेशन। कैल्शियम है सॉलिड स्टेट में, H2O लिक्विड स्टेट में, यहाँ भाप का यूज नहीं किया गया है, यहाँ जल है लिक्विड स्टेट में है, और टेंड्स टू मतलब रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है, CaOH टेकन ट्वाइस, जो कि एक्वस स्टेट में है, जलीय स्थिति में है, और हाइड्रोजन गैस हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। अब हम देखते हैं पोटेशियम के साथ जल की अभिक्रिया। इन्होंने बोला क्या बताया है, पोटेशियम के साथ तेज तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। पोटेशियम जल के साथ बहुत तेज रिएक्शन करता है और यह अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। पोटेशियम है सॉलिड स्टेट में और जल है लिक्विड स्टेट में, H2O, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम और H2O है 2, ये भी है, और आपको रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है 2KOH, एक्वस स्टेट में जलीय स्थिति में है, ये इनका फिजिकल स्टेट डिनोट करता है। हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही, और जैसे कि अभी बताया ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्सर्जित हो रही है। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है A, B, C एवं D 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। यहाँ पे देखिए आपको टेबल दी गई है, यहाँ पे आपको धातु A, B, C, D करके डिनोट किए गए हैं, और यहाँ पे दिया गया आपको आयरन सल्फेट सेकेंड कॉलम में, थर्ड में है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट फोर्थ कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में है सिल्वर नाइट्रेट। आपको बताना है इन ब्लैंक्स के प्लेसेस पे हमें क्या फिल करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, C जो कि ये है फर्स्ट कॉलम में, D के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट का B। यहाँ पे जो B धातु दिखाई गई है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में आ जाएगी। वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्यों धातु में आ जाएगी, देखिए A जो है पहले इससे कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है आयरन से। आपने सक्रियता श्रेणी देखी होगी पहले, इससे पहले हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, वहाँ पे आपको बताया गया कौन सा मेटल किसको विस्थापित कर देता है, और जो विस्थापित कर देता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है विस्थापित हो जाने वाले मेटल से। तो उसी का प्रोसेस हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो जो मेटल, जो धातु बाकियों को रिप्लेस कर दे रही है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव मानी जाती है। देखते हैं, आप जानते हैं सिल्वर तो बाद में ही आएगा आयरन से, और जिंक पहले आएगा, और कॉपर उनसे बाद आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताएगी सबसे अधिक अभिक्रियाशील। फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा बी। बी जो यहाँ धातु दिखाई गई है, देखिए आयरन को विस्थापित कर दे रही है। क्या कर रही है, विस्थापित कर दे रही है, मतलब ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो गई। तो आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन। धातु बी को कॉपर यानी सेकेंड कॉलम जो दिया गया सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। यही जो ब्लैंक है यहाँ पे पूछा गया है,
कि अगर धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा, अगर धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका धातु B जो है कॉपर सल्फेट को भी क्या कर देगा, कॉपर को उसमें से विस्थापित कर देगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। और हम जानते हैं कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला रंग, और जब हम उसमें B धातु को डाल रहे हैं तो वो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, तो वो उसका रंग गायब हो जाता है। तथा लालिमा युक्त भूरे रेडिश ब्राउन की कॉपर की, देखो यहाँ पे कॉपर जो होता है उस पे कैसा रंग हो जाता है, उसका भूरा रंग हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, धातु A, B, C एवं D को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम मतलब सबसे पहला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन जो कर रहा हो उसको लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे, और वही क्रम आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं, उसमें करना है। अभी हमने देखा B सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है तो सबसे ज्यादा इसी को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद A, उसके बाद C और उसके बाद D हो जाएगा। ये है थर्ड पॉइंट का आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। उन्होंने बोला अगर किसी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। आयरन के साथ तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा आपका, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु यानी डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होंगी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। आगे इन्होंने इसी में बोला गया था आयरन के साथ डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन दिखाना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आयरन लिया गया है सॉलिड स्टेट में, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में, और रिएक्शन करके रिएक्ट करके ये दोनों हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट के रूप में आयरन सल्फेट प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आयरन हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, और फेरस सल्फेट हमें प्राप्त हो रहा है एक्वस मीडियम में, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को दिया गया क्वेश्चन, जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। अगर जिंक को हम आयरन सल्फेट के विलयन में डालें तो क्या होगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका हरा रंग, हम जानते हैं आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, और हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है, और आयरन सल्फेट का रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है जब हम जिंक को उसमें आयरन सल्फेट में डालते हैं, तथा विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट बनता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, उसके कंपैरिजन में आयरन के कंपैरिजन में जिंक ज्यादा रिएक्शन करता है, रिएक्टिव है, तो वो आयरन को रिप्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है। इन्होंने कहा आगे, काले भूरे रंग के आयरन धातु विस्थापित हो जाती है क्योंकि जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कि अभी हमने आपको बताया। आगे इक्वेशन देख लेते हैं। जिंक है सॉलिड स्टेट में, आयरन सल्फेट है जिसका कलर बताया गया आयरन सल्फेट का हरा होता है, और एक्वस स्टेट में जलीय मतलब विलीन अवस्था में है, और दोनों रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या दे रहे हैं, जिंक सल्फेट दे रहे हैं। और जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया भी गया है, रंगहीन होता है। जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, वो रंगहीन होता है, और आपको आयरन अलग से आयरन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है जो कि काले भूरे रंग का है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब हम देखते हैं पेज नंबर 54 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को। दिया गया है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में भी पॉइंट करके आंसर है। फर्स्ट पॉइंट है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पे सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम। हम जानते हैं सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, और ऑक्सीजन में 8 और मैग्नीशियम में यहाँ पे 12 दिया गया है। अब सोडियम में
उसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? 1 है, जो कि बॉन्डेड नहीं है, जो बॉन्ड में नहीं है किसी के साथ। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, बिंदु संरचना आपको ये दिखाई गई है, 6 पॉइंट्स बनाए गए हैं, यानी इसके बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसको 2 मिल जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए बिंदु संरचना 2 पॉइंट करके दिखाया गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा सोडियम ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। हो नहीं, यहाँ का होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ सोडियम है और मैग्नीशियम दोनों का निर्माण दिखाना है, इनके ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मतलब मेटल ऑक्साइड का। यहाँ पे हम जानते हैं सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हम जानते हैं ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक सोडियम पे +1 चार्ज आएगा जब वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे और ऑक्सीजन, ये 6 बिंदुएं हैं, 6, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को? 2। तो एक इस सोडियम से ले लेगा और एक इस सोडियम से, तो इसलिए 2 सोडियम का परमाणु लेना पड़ेगा और 1 ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम 1 दे सकता है, तो 2 सोडियम मिलके 2 दे लेंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है Na2O, यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु यूज किए गए। ऐसे ही इसी सेकंड में बी है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन को हम जान रहे हैं 2 चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम 2 दे सकता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में मैग्नीशियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 देगा मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2 चार्ज दिखाया गया है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहता है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे आपको बन गया है। यही बनाने के लिए आपको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? यहाँ पूछा गया है जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक इतना क्यों, मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है। मजबूत होगा, यहाँ मजबूत होगा, मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको तोड़ने के लिए हाई लेवल तक टेम्परेचर हाई देना पड़ता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम पेज नंबर 59 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ही फर्स्ट पॉइंट है खनिज की परिभाषा देनी है। खनिज यानी मिनरल्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना पत्थर मिले होते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। ये खनिज का डेफिनेशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे आपको अयस्क के बारे में पूछा गया है। अयस्क यानी और क्या हो जाएगा? जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क क्या होता है? मतलब जिस खनिज से ही धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त हो जाए उस खनिज को ही क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। थर्ड पॉइंट पे पूछा गया है गैंग के बारे में। आपको गैंग के बारे में पूछा गया है। गैंग क्या है? पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। मतलब खनिज में ही जो अशुद्धियां होती हैं उन्हीं अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। हम जानते हैं जो लेस रिएक्टिव होंगी, कम सक्रिय होंगी, वही मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, जैसे कि सोना और प्लैटिनम। सोना और प्लैटिनम धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? मतलब धातुओं को, मेटल्स को मेटल ऑक्साइड से, उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं? देखिए यहाँ पे दिया गया है रिडक्शन, अपचयन प्रक्रम का उपयोग, आंसर देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है
धातु को उनके ऑक्साइडों से अलग करने के लिए। कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो दूसरे को रिप्लेस कर देंगी, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से, देखिए यहाँ पे दिया भी गया, रिप्लेस यानी विस्थापित कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड लिया गया है, MnO2 है, यहाँ सॉलिड स्टेट में है, 3MnO2 है, 3 परमाणु लिए गए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। एल्यूमिनियम है, इसके 4 परमाणु हैं, सॉलिड स्टेट में है, और रिएक्ट करके दोनों रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीज और क्या प्राप्त हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। और क्या आपको मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, ऊष्मा निकल रही है, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो जाएगी। आगे पेज नंबर 61 पे दिए गए क्वेश्चन को देखते हैं। पेज नंबर 61 पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। जैसे यहाँ पे आपको धातु दिया गया है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है, किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी, मतलब कौन सी सिचुएशन ऐसी बनेगी जब रिप्लेसमेंट अभिक्रिया होगी। देखते हैं, जैसे कि धातु ऑक्साइड है, जब इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ होगी तो कोई भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिंक जो है जिंक के साथ, क्यों, जिंक को ही रिप्लेस नहीं करेगा। और यहाँ मैग्नीशियम है, जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ होगी तो मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है। और जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करेगा तो कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिंक खुद कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो कॉपर जिंक को कैसे हटा देगा। और यहाँ पे उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी देखा मैग्नीशियम जिंक को हटा दे रहा था, रिप्लेस कर दे रहा है, तो जिंक कैसे मैग्नीशियम को हटा पाएगा। और मैग्नीशियम भी नहीं हटाएगा क्योंकि सेम हो जाएगा, और कॉपर भी नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर में कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, तो कॉपर तो किसी को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा इन तीनों में से। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर हम जानते हैं जब इसकी जिंक से अभिक्रिया होगी तब भी कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे जिंक जो है कॉपर ऑक्साइड कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम भी कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर को नहीं करेगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, बाकी दोनों में हाँ हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कारण क्या था? कारण हमने अभी आपको बता भी दिया, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ही कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। देखते हैं इसका आंसर, सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित, यानी जो ज्यादा सक्रिय होते हैं, सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, मतलब जो कम सक्रिय होते, जो अभिक्रिया कम करती हैं, जैसे सिल्वर, सोना, प्लैटिनम, वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए संक्षारित नहीं होती हैं। क्यों ये संक्षारित नहीं होती? क्योंकि ये वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया नहीं करती, ये कम रिएक्टिव होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्र धातु क्या होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु, मतलब एक धातु एटलीस्ट होना ही चाहिए, एक धातु या एक अधातु के सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण है। इस्पात किसका मिश्रण होता है? कार्बन और आयरन का मिश्रण होता है। जो कांसा होता है वो कॉपर और तांबा और टिन का मिश्रण होता है, और इस्पात जो होता है वो इस्पात जो होता है कॉपर और आयरन का मिश्रण होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का अम्ल एवं क्षारक का। उसमें पार्ट के अंदर दिए गए सभी क्वेश्चन के आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।